ओके, अब ध्यान से देखो। डेथ और रिटायरमेंट दोनों चैप्टर के अंदर पार्टनर का लोन और पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट कॉमन बनता है। तो एक बार आप ध्यान से देखो, एक आध ऐसा क्वेश्चन है जो हमने बैक क्वेश्चन में नहीं किया है। पार्टनर लोन या पार्टनर एग्जीक्यूटर का अकाउंट ऐसा क्वेश्चन है जो हमने बैक क्वेश्चन में नहीं किया है। ये आपके सीबीएसई के एग्जाम के सैंपल पेपर में भी आ चुका है, तो ध्यान से देख लेना भाई साहब। ए बी सी लिमिटेड, ए बी सी लिमिटेड, ए बी सी पार्टनर्स शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए की डेथ हो जाती है 30 जून को। बड़े दुख की बात है। दुख ए मरा उसका नहीं है मेरे को, दुख ये मरा कि 30 जून को मर गया भाई साहब। अब 30 जून को डेथ हो गई ना, तो मिड ऑफ द ईयर में डेथ हो गई। अब देखते हैं आगे दुख कैसे होगा, देखना अब। तो ये बोल रहा है कि पहले तो गुडविल की ट्रीटमेंट की एंट्री दी हुई है। आफ्टर हिज डेथ वॉज पास एज फॉलोज, कि ए को कितना पैसा मिला ओवरऑल गुडविल का, 3 लाख, 180 बी से 120 सी से। सारा फोकस रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एज प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज एस्टिमेटेड एज 1,20,000। ठीक है भाई, तुमने निकाल के दे दिया, हम ले लेंगे। फाइनल ड्यूज पेबल टू एज एग्जीक्यूटर ऑन द डेट ऑफ डेथ वॉज कैलकुलेटेड एज 8,40,000, out of which 2,40,000 was paid immediately by giving him furniture valued for the same, and balance was to be paid in 3 equal annual installments starting from 30 June 2020 together with the interest rate as specified in section number 37। क्या रेट स्पेसिफाइड है? 6% पर एनम। मैंने बताया था ना कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो 6% से इंटरेस्ट ले लेगा या फिर वो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। पढ़ा था ना सेक्शन नंबर 37। ठीक है, अब ये बोल रहा है अपने को कि एक तो है ना, प्रॉफिट शेयर जो आपने ए को दिया उसकी एंट्री कर दो, और उसके बाद है ना आप ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना दो टिल फाइनल सेटलमेंट। ठीक है भाई, बनाते हैं। तो बड़ा, पहली एंट्री तो बड़ी इजी हो गई। ये 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट देंगे हम ए को, वो भी मिड ऑफ द ईयर में मरा है, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। क्या एंट्री होगी? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। आसान सी एंट्री है, कोई टेंशन नहीं है। हेलो, क्लियर? इसमें कोई टेंशन? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है गुडविल का एंट्री हमको पता नहीं क्यों दी है इसने, क्योंकि इसने तो वैसे भी क्या बोला कि ओवरऑल अपने से ए कितना मांगता है, 840 मांगता है। तो 840 मांगता है तो इसमें गुडविल का पैसा तो जोड़ के ही दिया होगा, तो बार बार अलग से गुडविल का फालतू में दे दिया, तो ये तो मेरे कोई काम का नहीं है। ये तो मेरे कोई काम का नहीं है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये प्रॉफिट मेरे कोई काम का था क्या? जब मेरे को पूरी कैपिटल दे रखी है, 8,40,000 रुपए है ओवरऑल, सब कुछ मिला मिलू के, तो मुझे ये एक भी इस काम का है क्या? वैसे तो कोई काम का नहीं है, बट काम का है क्यों? क्योंकि मेरे को इसने बोला है क्या एंट्री पास करके देनी है, प्रॉफिट के शेयर की एंट्री पास करनी है। तो ये प्रॉफिट वाला तो मेरे एंट्री में काम आ गया बस। बाकी मुझे 840 में जोड़ना नहीं है। 840 में ये 120 का प्रॉफिट भी जुड़ रखा है, ये 3 लाख का गुडविल भी जुड़ रखा है, और बाकी सारा एडजस्टमेंट भी हो रखे हैं। समझ में आया क्या आपको क्या कह रहा हूं मैं आपको बात? ये गुडविल का पैसा आपको क्या इस 840 में जोड़ना है क्या? ए के एग्जीक्यूटर 840 मांगते हैं, तो 840 में 3 लाख जोड़ना है। जुड़ रखा होगा, जुड़ रखा होगा। तो पता नहीं इन्होंने ये एंट्री क्यों दी है, आपको कंफ्यूज करने लिए दी है। समझ में आ गई बातचीत? अरे बोलो क्लियर। तो बताओ, ए का एग्जीक्यूटर कितना पैसा मांगता है? कितना पैसा मांगता है यार, बोलो। 840। इसमें से हम 240 का इसको क्या दे रहे हैं? फर्नीचर दे रहे हैं। 240 का दे रहे हैं फर्नीचर। कितना बचा? 6 लाख। और 6 लाख का पेमेंट हमें कैसे करना है? 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। केस ए या केस बी? केस ए या केस बी? पहले तो जिस बच्चे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पूछ रहा हूं, तो आप देखो, ये केस ए का मतलब होता है कि जब अमाउंट नहीं दिया हुआ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दी हुई है, और केस बी का मतलब जब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दी हुई है बट नंबर ऑफ अमाउंट इंस्टॉलमेंट भी दिया हुआ है और अमाउंट भी दिया हुआ है। तो ये केस ए है या बी है? ए है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं दी हुई है, मुझे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दी हुई है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मुझे खुद को निकालना पड़ेगा। तो सर इसमें अलग क्या हो गया? ये तो हमने पहले ही कर लिया था। कोई बात नहीं, अभी आप बनाओ ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट। ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना, मजा आएगा आपको।
ये है इलस्ट्रेशन नंबर 17 लेटेस्ट बुक का, चैप्टर नंबर 6 हो जाता है ये दैत। और टीएस ग्रेवाल का हम ये इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सा इलस्ट्रेशन है। यहाँ पे हम बना रहे हैं ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट। देखो आप आंसर मत देखना बुक का, ज्यादा बेटर रहेगा सर। सबसे पहले तो ये बताओ डेथ कब हुई थी ए की? 30 जून कौन सा ईयर है? 2019। तुम्हारे वाले में अलग है क्या? देखो 19 ही है ना, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर का स्कैन करा हुआ है ये। तो 2019 को 30 जून 19 को कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया होगा? एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया होगा। कितना आ रहा है बोलो बोलो फटाफट बोलो। 840। अब हाथों हाथ उसी दिन 30 जून 2019 को हमने ए के एग्जीक्यूटर को फर्नीचर दे दिया था 240 का। यहां तक क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहना सर। हो सकता है कि आपके स्कूल एग्जाम में आ जाए। अगर आपके टीचर एक्सपेरिमेंट करते हैं, अच्छे क्वेश्चन देते हैं, तो ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अपने को पता तो होता ही है किस लेवल का पेपर बनाते हैं टीचर। वैसे तो आपको जब भी आपके एग्जाम होते हैं ना, हाफ ईयरली ईयरली होम एग्जाम जब भी होते हैं, तो आपको लास्ट ईयर के होम एग्जाम्स के पेपर लेके सॉल्व कर लेने चाहिए। उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और मालूम चल जाता है कि ये टीचर किस टाइप के क्वेश्चन हमको एग्जाम में देने वाला है। और बोर्ड्स के लिए भी सेम, बोर्ड्स के पेपर कर लेने चाहिए सॉल्व, जिससे मालूम चल जाता है लेवल क्या आने वाला है। ठीक है, चलो अब सुनना ध्यान से स्क्रीन पे एक बात। देखो भाई, स्क्रीन पे देखो, 30 जून 2019 को पार्टनर की डेथ हो गई। 30 जून 19 को पार्टनर कितना पैसा मांगता था? 840। तो 840 हमने ए के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया। 840 में से अपन ने कितने का फर्नीचर दे दिया इनको? 240। तो बताना कितना रिमेनिंग पेंडिंग अमाउंट आया? 6 लाख। कितना का अमाउंट? 6 लाख। अब ये 6 लाख के लिए क्या बोल रहा है ये बताओ। 6 लाख के लिए क्या बोल रहा है पढ़ के बताओ क्वेश्चन में। 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। पहली इंस्टॉलमेंट कब है, दी हुई है क्या? डेट दी हुई है क्या? पहली इंस्टॉलमेंट कब देनी है, डेट दी हुई है क्या? हाँ, साफ साफ दे रखी है, देखो क्या दी हुई है कि 30 जून 2020 को पहला पेमेंट करना है। 30 जून 20 को पहला पेमेंट करना है, इसका मतलब अगला कब करना है? 30 जून 21। और उसके अगला कब करना है? 30 जून 22। इस टाइप से 3 इंस्टॉलमेंट दे दी जाएगी। अब मेरे को एक बात बताओ, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है? 6 लाख डिवाइड बाय 3 कितना आ गया? तो मुझे 30 जून 2020 को 2 लाख तो प्रिंसिपल के देने हैं और साथ में इंटरेस्ट देना है। ऐसे ही मुझे 30 जून 2021 को 2 लाख तो प्रिंसिपल के देने हैं और जो भी इंटरेस्ट होता है वो भी देना है। ऐसे ही 30 जून 2022 को मुझे 2 लाख तो प्रिंसिपल के देने हैं और जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी देना है। समझ में आ गया बात? पक्की बात? अब सुनो ध्यान से। 30 जून 2019 को कितना पैसा पार्टनर मांगता था? 6 लाख। और हम पहला पेमेंट कब कर रहे हैं? 30 जून 2020 को।
तो इसका मतलब साल भर हमने इस पार्टनर कितना पैसे यूज किया, 6 लाख। तो ब्याज भी किसमें बनेगा, 6 लाख पे। किसमें बनेगा कमॉन, 6 लाख पे। कितना परसेंट, 6%। 6 लाख का 6% कितना हुआ, ठीक है। अब बताओ 6 लाख में से अपन ने 30 जून 2020 को कितना पेमेंट कर दिया, 6 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट में से अपन ने कितना पेमेंट कर दिया, 2 लाख। कितना बचा था, 4 लाख। मैम ध्यान दे लो। अब अगला पेमेंट कब हुआ, 30 जून 2021। इसका मतलब 4 लाख हमने पूरे साल भर यूज किया। तो अब जब अगली इंस्टॉलमेंट देंगे तो कितने अमाउंट पे ब्याज देंगे, 4 लाख पे। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा, इतने क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कितना आएगा इंटरेस्ट, और अब कितना रह गया, 2 लाख। भाई 6 लाख में से 2 लाख यहाँ दे दिए, 2 लाख यहाँ दे दिए, अब कितना बचा इस दिन, 2 लाख। अब ये 2 लाख का पेमेंट कब हो रहा है, अगले 1 साल में, 1 साल के बाद। तो अब 2 लाख को मैंने पूरे 1 साल यूज किया, तो अब जब 2 लाख का पेमेंट करूंगा तो कितने ब्याज दूंगा, बचे हुए 2 लाख पे 6% पूरे साल भर कितना होता है, 12,000। पर अभी तो रुको, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अकाउंटिंग ईयर जो खत्म हो रहा है ना, वो खत्म कब हो रहा है, खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च। अब 31 मार्च को अगर अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है तो एक अकाउंटिंग ईयर यहां आके खत्म हो रहा है, एक अकाउंटिंग ईयर यहां खत्म हो रहा है, और एक अकाउंटिंग ईयर यहां पे खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022। तो क्या हो गया सर, हुआ तो देखना क्या है, 30 जून 2019 से 30 जून 2020 एक साल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उस एक साल के बीच में मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने आ गया, तो यहां पे 9 मंथ्स और यहां पे 3 मंथ्स दिख रहा है क्या, यहां पे तो 9 महीने, या 3 महीने, फिर यहाँ पे 9 महीने, फिर 3 महीने, फिर 9 महीने, और फिर 3 महीने। इसका मतलब ये 36,000 का जो पूरा ब्याज है, ये तो साल भर का ब्याज है। इसमें से 31 मार्च 2020 तक 9 मंथ्स का ब्याज बुक्स में एक्रू करना पड़ेगा। फिर वापस 30 जून को 3 महीने का और ब्याज अक्रू करना पड़ेगा, तब जाके 30 जून को पूरे 12 महीने का ब्याज अक्रू होगा। इसमें अकाउंटिंग ईयर बदल गया। देना मुझे 30 जून को 12 महीने का ब्याज है, उसमें मैं मना नहीं कर रहा आपको। देना मुझे 30 जून 2020 को पूरे 12 महीने का ब्याज देना है, 6 लाख पे 6% 36,000। पर क्योंकि दो अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड हो गए, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट तो 1920 में एक्रू होगा, और 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 2021 में एक्रू होगा, और फिर जाके पूरा ब्याज 36,000 यहाँ पे पे ऑफ होगा। समझ रहे हो क्या बात, ऐसा क्वेश्चन बैक में दिया हुआ नहीं है। अब कैसे करेंगे, कुछ नहीं, 30 मार्च तक पहले 9 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रू कर लेंगे, फिर 30 जून को 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रू कर लेंगे, और फिर 30 जून को पूरे ये 12 महीने का इंटरेस्ट का पेमेंट कर देंगे 2 लाख के साथ। अब कैसे बनेगा, तो इसके लिए आप फटाफट से बनाओ एक एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो बना लिया होगा आपने, बना ली सबने, डन है ना। अब देखना जी पहली एंट्री, हेलो कम ऑन, पहली एंट्री 30 जून 2019 को 840 में से 240 पे कर दिया, 6 लाख बचा, ओके 6 लाख बचा, दिख रहा है 6 लाख। अब मुझे बताओ 31 मार्च 2020 तक क्या हुआ, कुछ पेमेंट दिया अपन ने, 31 मार्च 2020 को क्या अपन ने कोई पेमेंट दिया, बताओ पहला पेमेंट कब दिया, 30 जून 20। तो 31 मार्च 20 तक कुछ किया मैंने, पेमेंट दिया नहीं, पेमेंट नहीं दिया। पर क्या 31 मार्च तक आपको नहीं लगता कि इस 6 लाख पे, इस 6 लाख पे ब्याज तो कम से कम बुक्स में एक्रू कर देना चाहिए मुझे। ड्यू कब होगा, 30 जून 2020, देना कब है, 30 जून 2020। पर 9 महीने का मेरे पे चढ़ तो गया ना, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्रू कर देंगे हमारी बुक्स में, बिकॉज वी फॉलो एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, हम लोग कभी भी कैश कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते, चाहे आपने एक्सपेंस का पेमेंट किया चाहे नहीं किया, एक्सपेंस ड्यू हुआ चाहे नहीं हुआ, आपने उसके मजे ले लिए ना, फायदा ले लिया ना, आपने बेनिफिट ले लिया ना, आपको अपनी बुक्स में एक्सपेंस मानना है, बात खत्म।
तो क्या करूंगा देखना ध्यान से प्लीज। यहां पे 31 मार्च 2020 को इंटरेस्ट एक्रू करूंगा मैं किस अमाउंट पे? 840 6 लाख? 846 लाख? 6 लाख कितने महीने के लिए? 9 मंथ्स। कैसे सर? 30 जून से 31 मार्च 9 महीने तो होते हैं यार। किस परसेंट से? 6% से। कितना आ रहा है? करो यार। आया या नहीं आया? एक बार अभी लिखना मत। एक बार लिखना मत प्लीज। डोंट राइट। अभी पहले समझ लो। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब यहाँ 31 मार्च 2020 के दिन हम निकालेंगे बैलेंस कैरेट डाउन, क्योंकि पेमेंट तो इस साल तो करना नहीं है। इस अकाउंटिंग ईयर में तो पेमेंट होना नहीं है। 31 मार्च 2020 तक तो पेमेंट होना नहीं है। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ रहा है? 6 लाख तो प्रिंसिपल, 27,000 इंटरेस्ट। ठीक। ये एक बार लिखना मत। कितना ऑर्डर बताओ? अब क्या होगा? अब सर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करूंगा। 1 अप्रैल 20। अब अब डायरेक्टली 30 जून को पेमेंट कर दूं। अब पेमेंट करूंगा तो बताना कितना प्रिंसिपल पेमेंट होगा। पता तो है अभी आपको यार, क्या कर रहे हो यार? 2 लाख का पेमेंट होगा और इंटरेस्ट भी तो पे होगा। पर बताना अपन ने कितना इंटरेस्ट निकाला था पूरे साल भर का? 36। और अभी कितना ब्याज चढ़ा हुआ है? 27। कितना है इसके अंदर ब्याज? 27। तो पहले बताओ क्या करेंगे? 30 जून 2020 को 3 महीने का इंटरेस्ट और पहले एक्रू करेंगे। लिखना मत। कितना हुआ? 9,000। अब देखो क्या कहानी हुई। टोटल कितना ब्याज आ गया दिख रहा है तो आपको? 27 पहले लग गया 9 मंथ का। 9,000 अब लग गया तीन तीन महीने का। ओवरऑल कितना हो गया? 36,000। तो बताओ मैंने कितना पेमेंट किया होगा पहली किस्त का? 2,36,000। ऐसा एक ही क्वेश्चन है पूरी किताब में, यही। फटाफट से लिखो यहाँ तक पहले, कम ऑन फास्ट लिखना। इसके बाद में मुझे और कराने हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। थोड़ा फटाफट प्लीज। चलो जी, लिख लिया होगा आपने। अब ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ 6 लाख के प्रिंसिपल लाइबिलिटी में से, 6 लाख की प्रिंसिपल लाइबिलिटी में से कितनी प्रिंसिपल पे हो गई? 6 लाख में से कितना पे हो गया? आप ये मत कहना 236 पे हुआ। हाँ, 6 लाख में पहले 36 का ब्याज जोड़ा फिर 236 पे हुआ। तो 6 में से कितना पे हुआ? 2 लाख ही तो पे हुआ ना। 6 लाख में से तो 2 लाख ही पे हुआ। कितना बाकी है अब? 4 लाख। अब 4 लाख कब पे होगा? अगले साल 30 जून को, 30 जून 2021 को। ठीक। उससे पहले ईयर एंडिंग आ रही है। उससे पहले आ रहा है ईयर एंड 31 मार्च 2021। अब बताओ क्या करेंगे ईयर एंड पे? बताओ ईयर एंड पे क्या करेंगे? बोलो, ध्यान दो। 4 लाख के आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे 9 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो कितना हो रहा है बच्चों? 4 लाख का 6%, 24,000 का 9/12, 18। और अब क्या कर दोगे आप? ईयर को क्लोज कर दोगे। कितना है? 6 लाख। अब वापस से क्या करेंगे? बैलेंस को करेंगे ब्रॉड डाउन। कितना आ जाएगा?
4,18,000। इस 418 में 4 लाख तो प्रिंसिपल है, 18,000 रुपये ब्याज है, आपको पता होना चाहिए ये बात। अब क्या करेंगे? अब 30 जून को डायरेक्टली पेमेंट कर दूं क्या? 30 जून को डायरेक्टली पेमेंट कर दूं क्या, या पहले इंटरेस्ट एक्रू करूंगा? पहले इंटरेस्ट एक्रू करना पड़ेगा। कितने महीने का? 4 लाख पे एक्रू करेंगे हम लोग 3 महीने का इंटरेस्ट। ध्यान से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ अ काइंड है। स्कूल में जो आपके टीचर हैं वो होशियारी मारने के लिए ये क्वेश्चन दे सकते हैं, ध्यान से देखते रहना भाई साहब। 4 लाख इंटू, करवाएंगे नहीं होशियारी, मैंने इसलिए बोला स्कूल में करवाएंगे नहीं, पर स्कूल में पूछ लेंगे आपसे, इसलिए होशियारी है। करवा के ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना आ रहा है? अब बता क्या हुआ, अब 4 लाख पे पूरे साल भर का ब्याज अपन ने एक्रू कर दिया 30 जून 2021 तक, पूरे 24,000। 18,000 लास्ट ईयर और 6,000 इस साल। ओके क्लियर? अब क्या करेंगे? 2 लाख का तो प्रिंसिपल पेमेंट करना है, और साथ में 24,000 का इंटरेस्ट पेमेंट होना है। 2,24,000। अब काम रुका नहीं है, अब बताओ क्या करेंगे? 6 लाख में से 2 लाख पहले पे कर दिया, फिर 2 लाख पे कर दिया, कितना बचा? 2 लाख। अब 2 लाख पे फिर से क्या होगा? 2 लाख पे फिर से 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा सर। समझ तो आ रहा है ना यार? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना? 2,09,000। अब क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे या पहले 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे? पहले 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे ऑन 2 लाख। तो यहां आ जाएगा बाय इंटरेस्ट, कितना हो गया? 3,000। और अब फाइनली 30 जून 2022 को पेमेंट कर दिया जाएगा, जिसके अंदर प्रिंसिपल पेमेंट तो हो जाएगा 2 लाख का, और इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा 12,000 का। ओवरऑल 2,12,000 रुपये पे करे, और यहाँ पे कहानी क्लियर। फटाफट से लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, और आई होप आप सबको समझ में ये आ गया होगा। ओके, लिखा आपने ये? डन। चलो, अब देखो, एक और क्वेश्चन मुझे करवाना है एक्स्ट्रा में, जो एडमिशन चैप्टर का है। तो एडमिशन चैप्टर के अंदर आप आ जाइए पेज नंबर 4.21 पे। पेज नंबर 4.21 के इलस्ट्रेशन नंबर 25 में। ये भी कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बैक में नहीं दिया हुआ था, तो मुझे ये कैटेगरी भी कवर करनी है। ध्यान से देखना सर, एकदम ध्यान से प्लीज। रवि और कवि, रवि और कवि पार्टनर हैं, फॉर्म के अंदर रेशियो है 3:2। ये शेल ही बोलेंगे इसको तो, है ना? ये शेल को एडमिट करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, किस रेशियो के लिए? 1:4 हिस्से के लिए। दी पार्टनर्स पास्ड दी फॉलोइंग जर्नल एंट्री ऑन दी एडमिशन ऑफ शेल। शेल के एडमिशन पे इन्होंने ये एंट्री पास करी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेल कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि शेल कितना पैसा लाया गुडविल का?
50,000 लेकर आया, ठीक है, खुद ने दे रखा है, खुद ने दे रखा है। अब है ना, आगे तो बात मैं करूंगा बाद में, आगे की बात तो मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि शेल गुडविल का पैसा कितना लाया? 50,000 लाया। कितना लाया कमॉन? 50,000। और शेल का शेयर कितना था? 1/4। 1/4। इसका मतलब फॉर्म की गुडविल कितनी रही होगी जिसको 1/4 से मल्टीप्लाई करके 50,000 लाया? तो पहला आंसर अपनी अपनी कॉपी में मेरे साथ आप लिख रहे हो। इलस्ट्रेशन नंबर 25 आप यहाँ पे डाल रहे हो। पेज नंबर भी आप रेफर कर देना, 4.21 एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन है ये। अच्छा, तो यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं जो भी फॉर्म की गुडविल रही होगी उसको शेल के प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करा होगा, तब जाके शेल का शेयर ऑफ गुडविल आ गया होगा। मैं तो सीधी सीधी बात बता रहा हूँ कि कैसे शेयर शेल की गुडविल आई होगी। तो फर्म की गुडविल तो मुझे यहाँ पे दी हुई नहीं है, पर शेल का प्रॉफिट का हिस्सा दिया हुआ है 1/4। और फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है भाई साहब मेरे को? 50,000। नहीं सॉरी, शेल की गुडविल कितनी दी हुई है मेरे को? 50,000 दी हुई है। तो फर्म की गुडविल जो भी रही होगी उसका 1/4 करके 50,000 शेयर का शेयर ऑफ गुडविल आ गया होगा। ध्यान से देखते रहना, अलग सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ जाएगा, भाई के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो फर्म गुडविल कैसे आएगा? 50,000 इंटू 4 कितना हुआ? 2 लाख। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? पक्का श्योर? क्लियर है ना? अभी इसका आगे वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो बहुत इजी पार्ट था, लिख दिया आपने। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन के आगे। लिख दिया सबने? डन है, कंप्लीट। अब ध्यान से देखना, अच्छा पार्ट है। अब इसने ना वो गुडविल की जो एंट्री होती है ना, गुडविल की जो एंट्री अपन करते हैं कि भाई ये जो प्रीमियम लाया तो प्रीमियम यहाँ पे अपन ने डेबिट कर दिया, और फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम किस में बांट देते हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट देते हैं इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एडमिशन में तो यही होता है कि जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा वो किस में बांट देते हैं? कमॉन, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रवि को तो क्रेडिट किया, इसका मतलब रवि क्या कर रहा है यार? कवि को डेबिट किया, इसका मतलब कवि क्या कर रहा है? कवि गेन कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? पक्की बात? श्योर? क्लियर? यस और नो? ओके। अब ये बोला कि सेक्रीफाइस और गेन टू रवि एंड कवि ऑन शेल एडमिशन। हमको सेक्रीफाइसिंग शेयर यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइस या गेनिंग शेयर कैलकुलेट करना है कि भाई इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना गेन किया, वो निकालना है हमारे को। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। मुझे तो आप ये बताओ, ये मुझे तो आप ये बताओ, अगर ये 20,000 रुपए यहाँ पे नहीं दिए होते, 70 यहाँ पे नहीं दिए होते, आप ये अमाउंट और ये अमाउंट कैसे निकालते? मैं कह रहा हूं कवि ने गेन किया है, और मैं कह रहा हूं कवि का गेनिंग शेयर मैंने आपको दिया हुआ है, तो आप किसको किससे मल्टीप्लाई करते कि कवि का ये अमाउंट निकल जाता? बोलो ना यार, बोलो बोलो। टोटल गुडविल इनटू गेनिंग शेयर। याद है क्या यार आपको? यार सिखाया था मैंने यार, टोटल से निकालना है तो शेयर से मल्टीप्लाई करना, और अगर केवल ये शेल का गुडविल बांटनी है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मल्टीप्लाई करना, बताया था ना। टोटल का यूज करोगे तो शेयर का यूज करोगे, और अगर केवल शेल का हिस्सा बांटोगे तो रेशियो का यूज करोगे। याद आ रहा है क्या आपको? ऐसे ही बताओ रवि का कैसे निकालोगे अमाउंट? वही सेम, टोटल गुडविल इनटू सेक्रीफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, और ये अमाउंट आ गया होगा। तो बताओ आप मेरे को, टोटल गुडविल है क्या अपने पास? हाँ है। गेनिंग शेयर है? नहीं। पर टोटल गुडविल को गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो है क्या? हाँ है। दो अमाउंट है, तीसरा अमाउंट नहीं है, निकल जाएगा रेशियो से। देखो कैसे आएगा, ध्यान से देखना। तो यहां पे मैं निकाल रहा हूं, पता है क्या? कवि का गेनिंग शेयर। क्या निकाल रहा हूं मैं? कवि का गेनिंग शेयर कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, कवि का गेनिंग शेयर। कि टोटल गुडविल जो भी रही होगी
उसको कवि के गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई किया होगा, और जब जाके कितना अमाउंट आया होगा, 20,000। एग्रीड? यस और नो? यही करते हैं ना, सीधे सीधे तो यही करते हैं। टोटल गुडविल हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? 2 लाख। कवि का गेनिंग शेयर मेरे पास में नहीं है, कोई बात नहीं, मत होने दो। और कितना आ रहा है? 20,000 ये है। तो अब आप खुद बता दो अपना दिमाग लगा के कि कवि का गेनिंग शेयर, कवि को तो लेफ्ट में रखो, कितना हो गया? 20,000 डिवाइड बाय 2 लाख। वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन हमने पहले कभी नहीं किया, क्योंकि था ही नहीं पीछे बैक क्वेश्चनों में, होता तो मैं करवाता ही। समझ में आ गया? ऐसे ही बताओ, अपन रवि का क्या कैलकुलेट कर लेंगे? कैसे आएगा? कि जो भी टोटल गुडविल रही होगी, उसको रवि के सेक्रीफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई करने पर कितना अमाउंट आया होगा? 70,000। तो टोटल गुडविल कितनी रही है? 2 लाख। तो रवि का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है वो तो नहीं पता, अमाउंट 70,000। तो रवि का सेक्रीफाइसिंग शेयर 70,000 डिवाइड बाय 2 लाख, कितना हो गया? 7/20। आ गया? क्या क्या आया आपके पास? कवि का गेनिंग शेयर और रवि का सेक्रीफाइसिंग शेयर। ये सेकंड आंसर हो गया, यही पूछा था इसने अपने से। अब बताओ थर्ड चीज क्या पूछी है? थर्ड चीज पूछी है न्यू पीएसआर, यही तो है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर ये कवि गेन कर रहा है तो कवि का नया शेयर कैसे निकालेंगे? ओल्ड प्लस गेनिंग। कवि का ओल्ड बताना, ओल्ड कितना था कवि का ओल्ड? कवि का ओल्ड, अरे कवि का 2/5 है ना? कवि का ओल्ड, कवि का ओल्ड 2/5 प्लस गेनिंग कितना है? 1/10। सॉल्व कर लो, कितना हो गया? 5/10। रवि ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया। तो रवि का न्यू शेयर कैसे आएगा? ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस कर देंगे। रवि का ओल्ड कितना है? 3/5। रवि ने कितना सेक्रीफाइस किया? 7/20। तो एक बार मन में 3 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड कर दो। 12 - 7, 5/20। ये है ना? जो हाँ आया वो लिख दो, अभी आप टेंशन मत लो। अब मेरे को आगे बताओ, न्यू पीएसआर निकालना है तो फिर तीसरे का शेयर कितना दिया हुआ है, क्या नाम है उसका? तो नाम ही जोरदार है। शेल का न्यू शेयर कितना है? 1/4। अब ऐसे तो रेशियो निकल ही सकते, रेशियो निकालने के लिए तो अपने को डिनोमिनेटर सेम चाहिए होंगे, तो क्या करें बोलो? अब 5/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10/20। और 1/4 का लिख सकता हूँ 5/20। तो बताना मेरा न्यू पीएसआर कितना हुआ? न्यू पीएसआर बिटवीन, अब देखो सुन लेना, गलती मत कर देना। न्यू पीएसआर बिटवीन रवि कवि शेल लिखोगे या कवि रवि शेल लिखोगे? रवि कवि शेल, रवि कवि और शेल, गलती मत कर देना भाई साहब। यहाँ इतना सही करने के बाद भी नंबर कट जाएंगे। कितना आ रहा है? 5:10:5, कितना हुआ? तो जब भी ऐसे एंट्री दिया रहेगा तब आप कर लोगे ना क्वेश्चन अब तो?
अब अभी तो ये गुडविल की बात से इसने गेनिंग सेक्रीफाइस शेयर निकलवाया, कल को मान लो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के अमाउंट से निकाल देगा तो वैसा भी कर लेना, वो सब सेम चलेगा। तो ये दो एक क्वेश्चन अलग थे जो मैंने करवा दिए। इसके अलावा कोई भी आपको इलस्ट्रेशन अलग लगता है कि यार ऐसा हमने करा नहीं है, तो आप मुझसे पूछना, वो मैं कवर कर लूंगा। तो यहाँ पे अपना दैट तक का सारा सिस्टम खत्म हो गया है। अगली क्लास से हम क्या करेंगे सर? डिसोल्यूशन। ओके सर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।